हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है कड़बक, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर को हमने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, इसकी व्याख्या हमने कंप्लीट कर ली थी। और अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी व्याख्या को जा कर के देख लीजिए। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अच्छे तरीके से व्याख्या को समझ लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव किसी भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत आसानी से हल कर ले जाए। तो चैप्टर की व्याख्या को आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, तभी जा कर के आप क्वेश्चन को हल कर पाएँ। तो आज की क्लास में हम लोग कड़बक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है चित्ररेखा किस कवि की रचना है। ऑप्शन ए है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी है गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और डी है आपके पास रघुवीर सहाय। आपको बताना है कि चित्ररेखा जो है वो किस कवि की रचना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चित्ररेखा जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, जिन्होंने ये कड़बक चैप्टर को लिखा है, जो कि पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वो कवि हैं। ऑप्शन ए है दुख के पीर कवि हैं, ऑप्शन बी है कृष्ण प्रेम के कवि हैं, सी दिया है आपके पास अष्टछाप के हैं और डी है प्रेम की पीर कवि हैं। कैसे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, कवि हैं वो किस तरीके के कवि कहे जाते हैं। तो जिन्होंने लेसन को देखा होगा, वीडियो या पढ़ा होगा, वो जानता होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी किस प्रकार के कवि हैं, कैसे कवि कहे जाते हैं। दुख के कवि, या फिर कृष्ण प्रेम, या फिर अष्टछाप, या फिर प्रेम की पीर कवि। तो ऑप्शन आपका इसमें भी डी सही हो जाएगा। इनको क्या माना जाता है, प्रेम के पीर कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, माना जाता है कि इन्होंने प्रेम की पीड़ा को लिखा है, इसलिए ये प्रेम के पीर कवि कहलाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि कड़बक कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है आखिरी कलाम से, बी है अखरावट से, सी है मधुमालती से और डी है आपके पास पद्मावत से। ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी जी की हैं। पूछ रहा है कि इनका जो कड़बक काव्य है या फिर जो कड़बक आपके लेसन में दिया गया है, ये इनके किस काव्य से लिया गया है। आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या फिर पद्मावत। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या सही होगा। ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इनका पद्मावत जो है वो क्या है, पूछता है तो पद्मावत महाकाव्य है। ठीक है, पद्मावत इनका महाकाव्य है जहाँ से कड़बक को लिया गया है। ठीक, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। ऑप्शन ए ब्रज अवधि है, बी कह रहा है ब्रज भाषा है, सी खड़ी बोली है और डी कहता है मैथिली है। जायसी जी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है। अवधी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है या फिर मैथिली है। ए, बी, सी या फिर डी क्या सही हो जाएगा। जो इनका पद्मावत महाकाव्य है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो क्या सही होगा, हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें ए, अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। जायसी जी किस परंपरा के कवि हैं। ऑप्शन ए है सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा के, बी है सगुण राम भक्ति परंपरा के कवि हैं, सी कह रहा है प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं, डी कह रहा है संस्कृत काव्य परंपरा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस परंपरा के कवि माने जाते हैं या फिर किस परंपरा के कवि हैं। ए, बी, सी या फिर डी। सगुण कृष्ण भक्ति, निर्गुण प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा, सगुण राम भक्ति या फिर संस्कृत काव्य परंपरा, किस परंपरा के कवि माने जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रेम के पीर कवि है ना, इन्होंने प्रेम की पीड़ा लिखी। तो इसमें ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्रेम आख्यानक, या फिर आप कह सकते हैं कि निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेम मार्गी कवि हैं ये। ठीक है, कैसे कवि हैं, प्रेम मार्गी कवि हैं। कैसे, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के कवि कहलाएंगे। ऑप्शन आपका क्या सही होगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे की है। मतलब एक आंख की तुलना किससे की है। जायसी जी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है। ऑप्शन ए है कमल से, बी कह रहा है कुमुद से, सी कहता है सरोवर से और डी दिया है आपके पास दर्पण से। जायसी जी ने अपनी एक आंख की उपमा किससे दी है, आंख की तुलना अपनी किससे की है। कमल, कुमुद, सरोवर या फिर दर्पण से किससे की है।
जायसी जी क्या कहते हैं कि एक आंख जस दर्पण, तो इन्होंने अपने एक आंख की तुलना किससे की है? एक आंख की तुलना दर्पण से की है। जायसी जी कहते हैं एक आंख जस दर्पण, एक आंख मेरी कैसी है? दर्पण के समान है। चलिए अगला है पद्मावत किसकी रचना है पूछ रहा है। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद की, सी कह रहा है कुतुबुन की, बी कह रहा है कुतुबुन की, सी है जायसी जी की और डी है आपके पास भंडन की। किसकी रचना है पूछ रहा है कि जो पद्मावत महाकाव्य है वो रचना किसकी है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी की या फिर भंडन की? किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना कहलाता है या किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी जी की। सभी को पता होगा ये किसकी रचना है? जायसी जी की रचना है। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जायसी जी का जन्म स्थान है, उनका जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ जन्म लिया था उन्होंने? दिल्ली में लिया था या फिर इलाहाबाद है या फिर ऑप्शन सी जायस कब्र अमेठी है या फिर ऑप्शन डी दिया है आपके पास भागलपुर है। जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, इलाहाबाद में, जायस कब्र अमेठी या फिर ऑप्शन डी दिया है आपके पास भागलपुर में। तो जायसी जी का जो जन्म स्थान था या जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जायसी जी की मृत्यु कब हुई? ठीक है, इनकी आपसे मृत्यु पूछ रहा है, मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1548 ईस्वी के आसपास, बी कह रहा है लगभग 1540, सी कहता है लगभग 1549 और डी है लगभग 1550। जायसी जी का मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुई? जिन्होंने भी लेखक परिचय पढ़ा होगा उनको पता होगा, कवि परिचय, वो बता पाएंगे कि जायसी जी की मृत्यु कब हुई थी। कवि परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है जिसमें से जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता पिता का नाम और कृतियाँ या फिर जो भी रचनाएं हैं कवि या फिर लेखक की, इतनी चीज़ें आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो किस युग के कवि रहे हैं या फिर किस युग के लेखक रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए और ये तभी मिलेगी जब आप लेखक परिचय को पढ़ेंगे। क्या है ऑप्शन आपका इसमें? ए सही हो जाएगा, 1548 ईस्वी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1548 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जायसी जी का जन्म कब हुआ? जायसी जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, अनुमानतः 1490 में, बी कह रहा है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, अनुमानतः 1491 ईस्वी में, सी कहता है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, अनुमानतः 1492 ईस्वी में, डी कहता है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, अनुमानतः 1493 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? जायसी जी का जन्म कब हुआ था? जायसी जी का जन्म कब हुआ? 1490, 1491, 1492 या फिर 1493 के आसपास। मृत्यु इनकी 1548 के आसपास हो गई थी। जन्म जो हुआ था इनका वो हुआ था 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, अनुमानतः 1492 ईस्वी में। ठीक है, अनुमानतः 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनके पिता का नाम क्या था? ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का क्या नाम था? ए बी सी डी, क्या सही हो जाएगा? कह रहा मलिक शेख ममरेज, मलिक राजे अशरफ, ऑप्शन बी कहता है मलिक शेख ममरेज शेख, ऑप्शन सी कह रहा है कि शेख मलिक ममरेज और ऑप्शन डी कह रहा है कि राजे मलिक ममरेज। क्या सही हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिता का क्या नाम था? जायसी जी के पिता का क्या नाम था? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी, जायसी जी के पिता का नाम क्या सही हो जाएगा इसमें से? जायसी जी के पिता का क्या नाम था? ए बी सी या फिर डी? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए है सूफी संत अशरफ और
सैयद जहांगीर अशरफ। ऑप्शन बी है आपके पास सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। ऑप्शन सी है आपके पास सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर सैयद। और ऑप्शन डी है आपके पास सूफी संत मोहिदी शेख और जहांगीर। बताइए क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा। इनके जो है गुरु, इनके गुरु का क्या नाम था? ए बी सी या फिर डी? क्या सही हो जाएगा? ए बी सी या फिर डी? तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन बी सूफी संत शेख मोहिदी और आपके पास है सैयद अशरफ जहांगीर। ठीक है, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की वृत्ति क्या थी, मतलब उनके कार्य क्या क्या थे। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है कि आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी की उन्होंने। ऑप्शन बी कह रहा है कि बाद में शेष जीवन फकीरी में बीत गया। ऑप्शन सी कहता है कि बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए इनका जीवन बीता। और डी है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की वृत्ति क्या थी? आरंभ में ये जायस में रहते हुए किसानी करते हैं, ये थी। या फिर शेष जीवन इनका फकीरी में बीता, ये बात सही है। या फिर ऑप्शन सी कि बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए इनका जीवन बीत गया। या फिर ये तीनों ही बातें सच हैं, ए बी सी डी तीनों ही सच है, ए बी सी। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए बी सी या फिर डी? क्या सही होगा? इसमें सही होगा आपका ऑप्शन डी, ये तीनों ही बातें सो हैं वो सच है। कि आरंभ में इनका जीवन कैसे बीतता है, जायस में खेती किसानी करते हुए, और बाद में शेष जीवन इनका फकीरी में बीत जाता है। बचपन में अनाथ साधु फकीरों के साथ रहते थे, भटकते हुए ही इनका जीवन बीतता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृतियों के नाम बताइए। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है पद्मावत अखरावट है। बी कह रहा है आखिरी कलाम और चित्ररेखा है। सी कहता है कहरनामा, जिसको महरी बाईसी भी कहा जाता है, मसला या फिर मशलनामा ये है। या फिर डी कह रहा है उपर्युक्त सभी है। ये सारी ही रचनाएं जायसी जी की हैं। क्या सही हो जाएगा? जायसी जी की कृतियों का आपको नाम बताना है। जिन्होंने भी कवि परिचय देखा होगा, कृतियां पढ़ी होंगी, उनको पता होगा कि जायसी जी की कृतियों के क्या नाम है, कौन कौन सी कृतियां जायसी जी की हैं। क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियां तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसला या फिर मसलनामा। ये सारी ही कृतियां किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही होगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि जायसी की भाषा कौन सी थी? जायसी जी की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन ए है अवधी भाषा थी। ऑप्शन बी है अपभ्रंश थी। सी कह रहा है प्राकृत भाषा। और डी कह रहा है आपसे कि पाली भाषा थी। जायसी जी की भाषा कौन सी थी? किस भाषा में वो अपनी रचनाएं लिखते थे? बताइए। अवधी थी, अपभ्रंश भाषा थी, या फिर प्राकृत भाषा, या फिर पाली भाषा थी? जायसी जी की भाषा कौन सी थी? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी? क्या सही हो जाएगा? जायसी जी की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन इसमें सही होगा आपका ए, अवधी भाषा थी। ठीक है, जायसी जी की भाषा कौन सी थी? अवधी थी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह को भरें। जौ लही अम्बही डाभ न होई तौ लही डॉट डॉट बसाई न सोई। इसमें क्या भरेंगे? ऑप्शन ए है दुर्गंध, बी है सुगंध, सी है सुंदरता और डी है मिठास। तो जौ लही अम्बही डाभ न होई तौ लही दुर्गंध बसाई न सोई, सुगंध बसाई न सोई, या फिर सुंदरता बसाई न सोई, या फिर मिठास बसाई न सोई। तो जिन्होंने भी इस लेसन को पढ़ा होगा, काव्य को पढ़ा होगा, पैराग्राफ को पढ़ा होगा, उसको पता होगा क्या यहाँ पर फिल करना है। कह रहा है खाली जगह को आप भरिए कि जौ लही अम्बही डाभ न होई तौ लही बसाई न सोई। क्या? दुर्गंध, सुगंध, सुंदरता या फिर मिठास। तो क्या भरेंगे यहाँ पर? तौ लही
सुगंध बसाई न सोई। ठीक है, कह रहे हैं तो लही सुगंध है बसाई न सोई। जायसी जी क्या कहते हैं कि जौ लही अम्बही डाभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई, कि जब तक आम में डाभ नहीं निकलती है, मंजरी नहीं निकलती है, तो लही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती है। ठीक है, तो जब तक आम में मंजरी नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं बसती है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ भी आपको खाली जगह भरना है। कहता है कि धनी सो डॉट डॉट जस कीरत जासू और फूल मरे पे मरे नबासू। इसमें क्या होगा, नर होगा। ऑप्शन बी कह रहा है पुरुष होगा, सी कहता है पुरुष होगा, और डी कह रहा है कि मनुष्य होगा। कि धनी सो पुरुष जस कीरत जासू या नर जस कीरत जासू, या फिर धनी सो पुरुष जस कीरत जासू, और ऑप्शन डी के हिसाब से धनी जो पुरुष जस कीरत जासू, धनी जो मनुष्य जस कीरत जासू। क्या सही हो जाएगा इसमें? खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। धनी सो, ठीक है, डॉट डॉट जस कीरत जासू और फूल मरे पे मरे नवासू। तो यहाँ पर हम भरेंगे ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी पुरुष। ठीक है, धनी जो पुरुष है जस कीरत जासू और फूल मरे पे मरे नबासू। जैसी जी क्या कहते हैं कि वह पुरुष धन्य होता है। ठीक है, धनी जो पुरुष वह पुरुष धन्य होता है। जस कीरति जासू, जिसकी कीर्ति संसार में फैल गई है, जिसकी कीर्ति है संसार में, जिसे लोग जानते हैं मरने के बाद भी। और फूल मरे पर मरे नवासू, फूल तो मर जाता है लेकिन उसकी जो सुगंध है वो नहीं मरती है, वो वातावरण में फैल जाती है। फूल भले ही मर जाए लेकिन उसकी सुगंध हमेशा वातावरण में फैली रहती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया है। ठीक है, आपको जोरी शब्द का अर्थ बताना है। कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया है। ऑप्शन ए है चुन चुन कर, बी कह रहा है घटा घटा कर, ऑप्शन सी कहता है जोड़ जोड़ कर, और डी कहता है तोड़ तोड़ कर। ठीक है, मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा। ठीक है, मोहम्मद कहते हैं मतलब कि मैंने क्या किया है, इसको इस काव्य को चुन चुन कर सुनाया है, इस काव्य को जोड़ जोड़ कर सुनाया है, इस काव्य को घटा घटा कर सुनाया है, या फिर इस काव्य को तोड़ तोड़ करके सुनाया है। क्या अर्थ है, जोरी का अर्थ क्या है, इसमें से कह रहा है जोरी का क्या अर्थ है। कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है, जोरी शब्द का प्रयोग कवि ने किस अर्थ में किया है। जो जिन्होंने भी अर्थ देखा होगा, अर्थ पढ़ा होगा, उसको पता होगा किस अर्थ में किया है। जोड़ जोड़ करके, कवि क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया है, जोड़ जोड़ करके व्यवस्थित कर करके इस काव्य को सुनाया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। जायसी जी किस काल के कवि हैं। ऑप्शन ए है आदिकाल, बी है रीतिकाल, सी है आपके पास भक्ति काल, और डी है आधुनिक काल। मलिक मोहम्मद जायसी जी किस काल के कवि हैं। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भक्ति काल के। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेम मार्गी कवि हैं। ठीक, तो ये किस शाखा के कवि हैं या किस युग के हैं, किस काल के हैं, तो भक्ति काल के हैं। और किस शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति शाखा के किस मार्ग के, प्रेम मार्गी कवि हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है। जायसी जी के काव्य का मुख्य रस आपसे पूछ रहा है। श्रृंगार रस है, भक्ति रस है, विभत्स रस है, या फिर करुण रस है। जायसी जी के काव्य का मुख्य रस कौन सा हो सकता है, क्या है। तो जायसी जी हम जानते हैं किस धारा के कवि हैं, ये निर्गुण भक्ति शाखा के प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा के। तो इसमें इनका रस कौन सा हो सकता है, श्रृंगार, भक्ति, या फिर विभत्स, या फिर करुण। तो इन्होंने प्रेम के बारे में लिखा है। प्रेम का वर्णन आपको कहाँ दिखाई देता है, चाहे वो विरह हो या फिर संयोग हो या वियोग है, वो श्रृंगार रस में हमको मिलता है। रति किसका स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का। तो इनके काव्य का मुख्य रस हमको क्या मिल जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आपकी समझ पे भी डिपेंड करता है। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस, क्योंकि प्रेम के कवि ये कहे जाते हैं।
ठीक, और प्रेम किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार का रति। ठीक है, जायसी किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए कह रहा है ज्ञान मार्गी शाखा के, बी कह रहा है आपसे कि प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, सी कहता है राम मार्गी, और डी कह रहा है कृष्ण मार्गी शाखा के कवि हैं। जायसी जी किस शाखा के कवि माने जाते हैं या किस शाखा के कवि हैं? तो ये हमने पहले ही देख लिया, जायसी जी किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह को भरे। ऑप्शन ए है धन सो डॉट डॉट जसकीरत जासू और फूल मरे पर मरे न बासु। क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, नर पुरुष मनुष्य या फिर पुरुष। क्या हो जाएगा? रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, पुरुष। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुरुष। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है निराला, सी है जायसी और डी है कबीरदास जी। ठीक है, ये आखिरी कलाम के रचयिता कौन है, इसको हमने पहले भी देख लिया था। आपको इसका आंसर बताना है ए बी सी या फिर ऑप्शन डी में से क्या हो जाएगा, और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और यही आपके कड़बक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और कड़बक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जरूर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही है, और कड़बक चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो आप बहुत आसानी से उसे लिख ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे। तो पहले व्याख्या जरूर से जरूर देख लें। कड़बक की जब आप व्याख्या पढ़ लेंगे, किसी भी चैप्टर की अगर आप व्याख्या पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे। और आखिरी कलाम के रचयिता के वो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से ए बी सी डी का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।